तो नरेंद्र तनेजा, ये जो मैं पहला सवाल पूछ रहा हूं, इंडिया खुशहाल भारत बदहाल, ओवरस्टेट कर रहा हूं या ये कड़वी हकीकत है, इसको नजरअंदाज दरकिनार किया जा रहा है लगातार? संदीप जी, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना और मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट आपको जवाब दूंगा। पहले तो देखिए, हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। जो विकासशील अर्थव्यवस्था की चुनौती होती है इमर्जिंग इकोनॉमी की, वो हमारी भी है। उस दौर से आपको गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि आप विकसित अर्थव्यवस्था बने। अभी हम विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, विकासशील है, इमर्जिंग है और काफी उसमें बेहतरीन काम कर रहे हैं और उसको पूरा विश्व जो है उसको मान्यता देता है। देश की भी जो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट है वो भी इस बात को मानते हैं। अब ये जो बहस है कि इंडिया वर्सेस भारत की, जो मुझे लगता है ये प्रासंगिक अब नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है। ये बहुत पुराना एक 60s एंड 70s के अंदर इस तरह की बहस हुआ करती थी। आज जो है, अब जो पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी जो सत्ता में है, ये तो भारत को रिप्रेजेंट करती है। हमारे यहाँ तो ना कोई रेड वाइन वाला है, ना कोई अंग्रेजी बोलने वाला है। आप आइए हमारे पार्टी के हेड ऑफिस में, हम तो बिल्कुल पूर्णतः 100% देसी हैं। भारत हमें, और उसी भारत को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं 9 साल से उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो बहस है कि भाई जो इंडिया वर्सेस भारत, ये पुरानी सोच है, इसकी अब कोई रेलेवेंस नहीं है। कुछ लोग उसको कहेंगे नहीं रेलेवेंस है क्योंकि उनकी दुकान उससे चलती है, उनको चलाने दीजिए, लोकतांत्रिक देश है, उनकी दुकान इसी पे चलती है। लेकिन अगर आप आज की हकीकत उठा करके देखें और पूरे भारत के अंदर जाकर के देखें, खुद ट्रेवल करें, जो मैं करता हूं, हर हफ्ते में दिल्ली के बाहर होता हूं और मैं देखता हूं कि भाई किस तरीके से परिवर्तन हुए हैं। आपने जिक्र किया कि साहब 50% सेल उनकी रोलेक्स वालों की जो ये हो रही है, वहां क्यों लगाओ? अरे साहब, फिरोजाबाद, शुक्राबाद, औरंगाबाद, वहां तो कोई रोलेक्स पहनता नहीं है। ये जो शोरूम जिसकी आप चर्चा कर रही है, इकोनॉमिक टाइम्स में जो रिपोर्ट है, वो तो चाणक्य के मॉल के अंदर है, चाणक्यपुरी के अंदर है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि कितने लोग हैं, 0.02% वो ले रहे हैं, और उसमें भी कितने कॉर्पोरेट हैं, कितने कॉर्पोरेट गिफ्ट के लिए लेते हैं। आपने मेबैक की बात करी, भारत के अंदर कितने लोग मेबैक लेते हैं इंडिविजुअल? मेबैक ज्यादातर तो कॉर्पोरेट ही लेते हैं, और वो भी गिने चुने। कितनी मेबैक बिकती हैं? आपने ई क्लास की बात करी, मर्सिडीज की, अरे कितनी ई क्लास मर्सिडीज हफ्ते में बिकती हैं? दर्जन भर मुश्किल से। प्रश्न इस बात का, क्या हम इसको लेकर के जो है ये कहें कि भाई इंडिया जो हो रहा है और भारत जो है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है और हमारे देश के अंदर जो उन साम्यवादियों को आप सोच दिए, बाकी यह है कि अगर आप एक व्यक्ति अच्छा काम करता है, अच्छा बिजनेस सेटअप करता है, अपनी कंपनी बड़ी बनाता है, संपन्न होता है, हमारे देश की संस्कृति, हम तो सेलिब्रेट करते हैं उसको। हम ये नहीं कहते कि आपने बहुत बुरा काम कर दिया, या आपने, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी की पूजा होती है, उसको बुरा नहीं माना जाता। नहीं, मैं भी बुरा नहीं मान रहा हूं नरेंद्र तनेजा। आपने कहा, एक मिनट सर, मैं इंटरवीन कर रहा हूं। आपने कहा कि आपकी पार्टी वो तो भारत को रिप्रेजेंट करती है, तो भारत को रिप्रेजेंट करती है तो खेतीहर मजदूर की मजदूरी में, और मेरा आंकड़ा नहीं है, आरबीआई ने आंकड़ा जो लेबर फोर्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स, जो लेबर ब्यूरो ने छापा, उससे पाया पिछले 8 सालों में 0.9% खेतीहर मजदूर, गैर खेतीहर मजदूर 0.3% की सालाना वृद्धि हुई है। मतलब कमाई जस की तस है। संदीप जी, देखिए, पहली बात तो हमको ये देखना पड़ेगा, आप जो आंकड़े देते हैं, बात करते हैं, भारत के किस हिस्से की कर रहे हैं। अच्छा, ये देखना है कि चुनौतियां हमारी जो तमाम जिसका जिक्र किया, वो देश के किस किस हिस्से में और कहां कहां नहीं है। दूसरी बात, हमको ये भी करना पड़ेगा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो हमारी पार्टी जो भारत को प्रतिनिधित्व करती है, हम तो चाहते थे कि जिस तरह की एग्रीकल्चर सेक्टर में या रूरल इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, वो रिफॉर्म्स लेकर के आए। हमने उस तमाम विरोध के बावजूद उसके लिए कदम भी उठाए और हम तो उसको एक्ट भी बनाया हमने। लेकिन वो सारे लोग जिनके लिए ये आवश्यक है कि वो सुबह से शाम तक जो है वो समाजवादी सोच का प्रसार करते रहे, वो लोगों ने कितना उसका प्रचार किया आप भी जानते हैं। प्रश्न ये उठता है कि कोई सोच बुरी नहीं होती, समाजवादी सोच भी अच्छी है अगर उससे आम आदमी का फायदा हो रहा है। समाजवादी सोच पर तो आप भी चल रहे हैं ना। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज, ये समाजवादी सोच ही है, ये वेलफेयर स्टेट है, उसको समाजवादी सोच कह दीजिए। नहीं, देखिए, ये जो सोच है कि आम आदमी और अंत्योदय के लिए काम करना, हम इसे भारतीय सोच बोलते हैं। आप इसको, ये जनता की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आप उसको जो भी नाम दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मेरा मानना है कि हमारी नरेंद्र तनेजा, इसी में समस्या
कि गुत्थी वहीं अटकी हुई है क्या? 81 करोड़ 35 लाख लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। ना मिले तो माना जाए कि उनका भरपेट वो खाना नहीं मिलेगा, भूखों पेट सोएंगे। और उसमें किसान कमा रहा है 27 रुपए। सारे सरकार के आंकड़े हैं, मेरा एक आंकड़ा नहीं, प्रतिदिन। और मजदूर की कमाई में इजाफा 0.3 और 2% हो तो हम कहां खड़े हैं? नहीं, देखिए मैं आपकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं संदीप जी। पहली बात तो अगर जो है 80 करोड़ लोगों को जो है सरकार की तरफ से कोविड के टाइम में जो है सहायता दी गई और कोई सरकार ने एहसान नहीं किया, उन्हीं का पैसा था, उन्हीं के लिए काम किया और देना आवश्यक था। कोविड का काल था, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो कमा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उनके लिए जो है वो मतलब उस समय जो है वो एक ऐसी चीज हो गई थी कि वो किसी काम के, बिल्कुल गलत। उस समय कोविड काल के अंदर जब तमाम लोगों को शहरों से गांव वापस जाना पड़ गया, गांव वाले शहर में नहीं आ पा रहे थे, एक तरीके से जो पूरे विश्व के अंदर जो है एक अजीब किस्म का जो सन्नाटा आया था, उसमें सरकार ने वो किया करना जो आवश्यक था और बहुत जरूरी था। हमारी भाई बहन है और कोई किसी ने एहसान नहीं किया और उसका फायदा भी हुआ, उसका फायदा ही हुआ, आज तक लोगों को हो रहा है। दूसरी बात, आपने रूरल इकोनॉमी की बात करी। रूरल आज मैं दिल्ली में जिस हिस्से में दिल्ली के रहता हूं, हमारे यहाँ जो अगर आप आबादी को ध्यान से देखें तो 65% वो लोग हैं जो रूरल इकोनॉमी से आए हुए हैं और यहाँ कमाते हैं और उसमें बहुत सारा पैसा वापस वहां जाता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, उसको रूरल इकोनॉमी की मैं अभी परसों की बात कर रहा हूं, आप उसका चाहे तो उसको जिस नजरिए से चाहे देखें। घर में मेरा इलेक्ट्रीशियन आया, बातचीत हो रही थी, मैंने उससे पूछा महीने का कितना कमाते हैं? उसने मुझे कहा मैं 65,000 रुपए महीने का कमाता हूं, 15,000 अपने पास रखता हूं, अब बाकी अपने घास संतोषी को पहुंचाता हूं। संतोष जी हंस रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है इसमें हंसने की आवाज में, चुटकुला तो कोई सुना नहीं रहा है ना अभी से। तो ये इस तरह के 65,000 नहीं, ये देखिए मैं थोड़ा सा फिर सरकार के ही आंकड़े, एक सेकंड, सरकार के आंकड़े ही पेश कर दूं आपके सामने। 50% लोगों की सालाना कमाई इस देश में 53,610 रुपए है, यानी कि 4,500 रुपए महीना। आपने अभी 65,000 की बात की ना? नहीं, बात सुनिए, अगर आप आंकड़ों से आते हैं, मैं आंकड़ों से दुनिया का सबसे विकसित देश, सबसे अमीर अर्थव्यवस्था अमेरिका को ऐसा गरीब साबित कर दूं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आंकड़ों पे आ जाए तो। अभी संतोष जी यही करेंगे, आप देखिएगा, ये तो हर चैनल पे यही करते हैं। लेकिन प्रश्न ये होता है कि यहाँ पे हमको ये देखना है कि कितने आपके दर्शक हैं जो देश भर में जाते हैं या जाकर के देखते हैं, जो बेंगलोर भी जाते हैं, केरला भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, हैदराबाद भी जाते हैं, बम्बई भी जाते हैं और ये कहते हैं कि भारत ने कोई प्रगति नहीं हुई है भारत के अंदर। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्रगति नहीं हुई। नरेंद्र भाई मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, प्लीज देखिए, दूसरे के व्यूज अलग हो सकते हैं, मेरा काम यहाँ सवाल। एक मिनट सुनिएगा ना, अपनी बात में पूरी कह नहीं पा रहा, वाक्य तो पूरा करने दीजिए। देखिए वक्त तो पूरा करने दीजिए। आपने पूरा 10 मिनट का अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आपने सब कवर करा, बहुत सारी चीजें कवर करी। हाँ, अब मेरा अधिकार बनता है मैं उसका जवाब दूं। हाँ। मेरे देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि भारत विकसित हो गया, लेकिन आज अगर पूरी देश के अंदर आप जहां भी जाते हैं और आपके दर्शक सहमत होंगे, आप ना हो वो अलग बात है, पूरे देश में आप जाइए, हजारों किलोमीटर हर महीने नई रोड बन रही है। मुझे बताइए कि वो जो सड़कें बन रही हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है या जो नए बंदरगाह बन रहे हैं या नए रेल मार्ग बन रहे हैं या तमाम जो विकास हो रहा है, कि क्या वो उसका जो जॉब है या उससे जो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन होता है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, वो क्या दूसरे देशों में जाकर के हो रहा है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है नरेंद्र भाई, यहां इंटरवीन करूंगा, वैलिड पॉइंट उठाया, ये हो रहा है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा। सवाल है कमाई का। ये जो निर्माण हो रहा है, निर्माण मजदूर, आरबीआई का आंकड़ा, 8 सालों में सालाना उसकी मजदूरी में, वास्तविक मजदूरी, वो हमारे बजट में भी जिक्र नहीं है, ना इकोनॉमिक सर्वे में, 0.2% निर्माण हो रहा है। कमाई उसकी जेब में क्या जा रही है? सवाल दरअसल वहां अटका हुआ है क्या? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं संदीप जी। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आंकड़ों का देखने का तरीका होता है। जैसे मैंने आपको एक इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम्पल दिया,
अगर वो 40,000 रुपए महीने चंदौसी अपने गांव बेच रहा है, वो किसी उसके अंदर खाते में नहीं आता, क्योंकि वो इनकम टैक्स भी नहीं देता और वहां उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ जो है कि सारी गरीबी देश में दूर हो गई है, लेकिन मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि जिस हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जिस हिसाब से हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सरकार ने लगातार बढ़ाया है और लगातार जो सरकारी कंपनी उस पर भी जोर है अपना कैपेक्स को बढ़ाइए, और पूरे देश में मैं जहां जाता हूं, चाहे वो राज्य जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार नहीं भी है, जैसे तमिलनाडु, मुझे देख के मन प्रसन्न हो जाता है कि मैं पूरी दुनिया जाता हूं, मैं इंडोनेशिया भी जाता हूं, मैं अभी होके आया, इजिप्ट भी होकर के आया, ये मैं विकासशील टर्की होके आया, ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत कहीं आगे है, लेकिन अगर ये बात की जो आगे है, पर गांव देहात में दुपहिया वाहन की जो खरीदी है वो प्री कोविड लेवल से भी 16% नीचे है। इसका मैं जवाब दे दूं, एक क्विक जवाब दे दूं। देखिए, अगर आप दो तरीके देखने के होते हैं, एक ये देखना होता है कि जो मोटर फ्यूल होती है, क्या उसकी सेल प्री कोविड लेवल पर वापस आई है या नहीं आई है। जो मोटर फ्यूल है उसकी जो सेल है, उसका जो वॉल्यूम है वो प्री कोविड से वापस ही नहीं आया, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। अब उसका प्रयोग कहां हो रहा है अगर वाहनों के लिए नहीं हो रहा तो। पर वाहनों के आंकड़े तो बताते हैं ना